अस्सलामुअलैकुम। हकीकत की एक और कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, अमीर और गरीब का फ़र्क जहां मुआशरे को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है, वहीं गुरूर और एहसास महरूमी की कई कहानियां भी इस फ़र्क के अंदर छुपी हैं। हसद, जलन और गुरूर इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है और इस रास्ते पर चलते हुए हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका हम बाद में अजाला भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ एहसास कमतरी, गुर्बत और महरूमी इंसान को मायूसी या जुर्म के रास्ते तक ले जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जहां इंसान अपनी प्लानिंग कर रहा होता है वहां वो ये भूल जाता है कि कायनात का मालिक और हमारा रब इस दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका है और उसके सामने हमारी प्लानिंग किसी भी काम नहीं आनी। लेकिन हम फिर भी खुद को बाइख्तियार समझकर ऐसा करते हैं। हमारी आज की कहानी भी गुरूर की है, दूसरों से जलन की है। क्या ये जलन रुखसाना के अंदर थी कि वो अपनी बेटी को अमीरों के बराबर लाकर खड़ा करना चाहती थी, या फिर ये जलन माहम के अंदर थी कि वो किसी भी गरीब को अपने गुरूर के सामने हमेशा नीचा दिखाना पसंद करती थी। नौशीन, गरीब माँ की बेटी क्या माहम का कुछ बिगाड़ सकती थी, जिसकी वजह से माहम नहीं चाहती थी कि वो भी पढ़कर उसके बराबर ना हो जाए, या फिर ये सिर्फ माहम के अंदर का हसद और गुरूर था? मेरा ब्रिलियंट, मेरा एक्सीलेंट, मेरा अमेजिंग। अब मेरा मतलब है कि हमारी बेटा जो बेटी मेरा पढ़ाई में ज़बरदस्त है। हाँ, कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि माहम की तरह रुखसाना की बेटी भी अच्छे नंबरों से स्कूल में पास हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई उसकी हौसला अफजाई के लिए उसे कोई गिफ्ट शिफ्ट तो देना चाहिए था। किस चीज़ की हौसला अफजाई? दूसरों की किताबें लेके पढ़ के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी कामयाबी पे बहुत खुश हैं, लेकिन अपने से नीचे वालों पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए ना। मामा, हौसला अफजाई भी उतनी करनी चाहिए कि पाँव में बैठने वाले सर पे ना बैठ जाए। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। भाई इंसान के पास कुछ ना हो और वो मंजिल पाले, यही तो कमाल होता है बेटा। भाई लगता है हमारी बेटी का मूड ऑफ हो रहा है, तभी तो ऐसी बातें कर रही है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहती हो वही कुछ होगा। इवन कॉलेज इज योर चॉइस। ठीक है, तो फिर एक बड़ी सी पार्टी पास होने की खुशी में, ताकि मेरे सारे दोस्तों को पता चल सके कि मैं किसकी बेटी हूँ। और कॉलेज का मैंने भी सोचा नहीं। ओके, पार्टी डन। और रहा कॉलेज का सवाल, तो वो पापा खुद देख लेंगे। आओ रुखसाना। जी बेगम साहब, कुछ और चाहिए? हाँ भाई, कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे। हाँ भाई रुखसाना बीबी, मैं सोच रहा था कि वो क्या, मेरा मतलब है कि नौशीन के लिए क्या सोचा है भाई? उसको आगे पढ़ाना है या फिर उसकी शादी कर दो? मेरा तो ख्याल है कि अब रुखसाना आंटी का हाथ बटाए। कब तक बेचारी आंटी काम करेंगी अकेले? साहब जी, वो तो भी पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने का बड़ा शौक। दाखिले वगैरह का कोई मसला हो तो तुम्हारे साहब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है। तुमको कॉलेज तो देखो। जी साहब जी, पहले ही मेरी बेटी माहम बीबी की किताबें लेके यहाँ तक पहुँची है। मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ वही ना, अब मैं खुद पढ़ूंगी या उसको पढ़ाऊंगी? मुझे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। जी माहम बेटी, मैं यही सोच रही हूँ कि ये सब कुछ अब कैसे मुमकिन हो सकता है। ओहो भाई, वो भी हमारी बेटियों जैसी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जी बेगम साहब, कुछ चाहिए? नहीं, बर्तन। और मैं समझ रही थी कि मैं अकेली हूँ। माहम बेटा, ओहो, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। बचपन जो मुझे हासिल है वो किसी और को क्यों हासिल हो? भाई हम तो बचपन में ऐसे ना थे। चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे दफ्तर से देर हो रही है। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ, दफ्तर जाके आप 2 बजे ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, मैंने मार्केट जाना है। अच्छा, यानी बेगम साहबा को शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, ड्राइवर को भेज दीजिएगा।
ये सब कुछ हो जाएगा बेगम साहबा, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। जो हुक्म आपका सरकार। अब मैं दफ्तर चला जाऊँ, माम का जरा मूड खराब है, उसको जरा देख लेना है, नाराज हो गए। बाय। माशी तौर पे अगर किसी कमज़ोर इंसान को बुली किया जाए या उसको साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जाए तो उनको काफ़ी किस्म के नेगेटिव असरात जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ये अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ खाली अगर हम सोशली लो इकोनॉमिक क्लास की बात अगर ना करें तो हर एक के ऊपर ऑलमोस्ट एक जैसा असरअंदाज करती है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि मे बी जो लड़की है जिन्होंने अपनी मेड की बेटी के साथ जो है बुरा सलूक किया, उनको बुली किया, उनको नार्सिसिस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ होते हैं उनको यूजुअली दूसरे लोग अपने से हमेशा कमतर लगते हैं, वो ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं और उनके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। तो उस सेंस में एनवी में, जेलसी में आके वो यूजुअली बुरा बर्ताव करते हैं। अम्मी आप बहुत थक जाती हैं ना इतना काम करके। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाप की मदद किया करूँ, आपका हाथ बटाया करूँ। नहीं बेटा, अभी तुझे पढ़ना है और पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बनना है। अपनी माँ का खून निचोड़कर पढ़ने से बेहतर है कि अब मैं बस कर दूँ। और वैसे भी हम तो गरीब लोग हैं, हमने कौन सा पढ़कर बड़े लोगों के बराबर हो जाना है। हाँ बेटा, वो तेरी बात ठीक है, हमने कौन सा अमीर हो जाना है, लेकिन दिल क्यों इतना छोटा न कर। आज साहब जी तेरे बारे में पूछ रहे थे। क्या कह रहे थे? साहब जी कह रहे थे अच्छा सा कॉलेज देखो और उसमें दाखिला कराओ। वाकई वो मेरा एडमिशन करवाएंगे? मैंने कहा ठीक है, मेरी बेटी तो पढ़ना चाहती है ना। ठीक है, फिर मैं आज ही अपनी सहेली से बात करके पूछती हूँ किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उन लोगों ने बड़े मुकामात बनाए हैं जो मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ेगा और स्कॉलरशिप्स जो हैं वो लेनी पड़ेगी। सिर्फ गरीब इंसान जो है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तालीम एक वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से वो एक सर्कल को क्रॉस करके दूसरे सर्कल में दाखिल हो सकते हैं। फरीहा के जब शौहर आमिर घर आए तो रात को उनको बताया कि माहम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाह रही है। आमिर ने उस कॉलेज में जाकर बात की और एडमिशन करवा दिया। अमीर बाप की बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, उसको उसकी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। इस बात को सुनकर माहम बेहद खुश थी और कॉलेज जाने के लिए अपने पहले दिन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था कि नौशीन का क्या बना। क्या आमिर साहब ने उसके लिए भी किसी कॉलेज में कोशिश की थी या फिर अपनी बेटी की खुशी में किसी गरीब की बेटी को भूल गए थे? बेगम साहबा वो क्या है कि भाई मैं तो काफी देर से तैयार हूँ, लेकिन माहमा भी तैयार होकर नहीं आई, दफ्तर देर हो रही है। आपको पता है कि आज वो कितनी खुश है? हाँ हाँ, मुझे पता है आज वो इतनी खुश क्यों है, लेकिन बेगम साहबा इसी खुशी में कहीं दफ्तर से मैं लेट ना हो जाऊं। नहीं होते आप लेट। आप ऐसा कीजिएगा कि पहले आप ड्रॉप हो लेना, उसके बाद ड्राइवर से कहना कि माँ हमको ड्रॉप कर देगा। अरे वाह बेगम साहबा, इस बात का तो पता ही नहीं था, यानी आप इतनी समझदार हो गई है। समझदार तो हम पहले भी थे, लेकिन आपको आज इतराक हुआ है। लेकिन हो तो गया ना। चले पापा, मैं कॉलेज के लिए तैयार हूँ। आओ महम बेटा, आओ। महम बेटा वो क्या है कि जो आपका कॉलेज है वो तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन आपकी मम्मा बता रही हैं कि आपको पसंद है। जी पापा, क्योंकि मेरी दोस्त वहाँ पर जा रही है इसलिए मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। चलें ठीक है बेटा, मेरे बच्चे की पसंद तो ये पापा की पसंद। वैसे मामा से दुआएं ले लो, आज कॉलेज में पहला दिन है। अल्लाह ताला मेरी प्यारी सी बेटी को कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिएगा मेरी। बहुत सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए। चले पापा, देर हो रही है कॉलेज से। मामा दुआएं दे रही है, हम किसी जहाज पे नहीं जा रहे, कॉलेज जा रहे हैं। बाय मामा। ये हुई बात। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई। आओ आओ, चले, देर हो गए।
दोस्त कहाँ है? आई नहीं अभी तक? बस जरा नखरे वाली है, आ जाएगी अपनी मर्जी से ही। चलें, जब आएगी तो पता चलेगा ना कि कितनी खास दोस्त है आपकी। लो वो आ गई। हेलो एवरीवन। हेलो। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, खास तौर पे इनसे मिलके। कौन है ये हमारे क्लास फेलो है, इरफान। और वैसे खास तौर पर इन्हीं से मिलके क्यों खुशी हुई? क्योंकि ये मौसूफ कब से मुझे घूर रहे हैं। अरे यार, एक लड़की इतनी स्टाइल के साथ वहाँ से चलते हुए हमारी तरफ आ रही है, अगर मेरी नज़र नहीं झुकी तो मैं क्या करूँ अब? वाह भाई, शायर भी बन गए अब तो। अरे यार, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। एक बात बता दूं मिस्टर, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अच्छा जी। अब बहुत हो गया तारुफ, चलें क्लास में? ये ठीक है, चलते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्लास। चलें। इस कॉलेज में गरीब भी पढ़ते हैं। गरीब गुरबा कहाँ है? वो देखो, हमारे घर की मुलाजिमा की बेटी है नौशी। हाँ वाकई। हाँ, तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा? आओ मैं तुम्हारे सामने उससे बात करूं। किताबें चोरी की है जो तुम गौर से पढ़ रही हो? माहम बीबी आप? नहीं, वो किताबें तो चोरी की ही होंगी। खुद तुम कहाँ से खरीद सकती हो किताबें? नहीं, ऐसी बात नहीं है माहम बीबी, किताबें मेरी अपनी हैं। अच्छा, आज तक तो तुम मेरी किताबें ले लेके पढ़ती रही हो, आज अपनी किताबें कहाँ से आ गई? मेरी क्लास का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ माहम। हमारे पास भी कोई टाइम नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ खड़े होने का, ठीक है ना? जाओ। और यूजुअली अगर इस तरह का सलूक घर में किसी मुलाजिमीन के साथ, मुलाजिम के साथ हो रहा है, तो वो जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि अगर उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा तो वो बहुत हद तक जो है वो रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। आपने कई दफ़ा इस तरह के किस्से सुने होंगे जहाँ पे अगर जो घर की मालकिन है उन्होंने डांट दिया जो मेड है उसको, तो वो अपना बदला जो है वो बच्चे पे उतारती है। तो इसलिए हमेशा वी हैव टू बी केयरफुल और इस तरह की किसी भी सिचुएशन को जो है वो प्रॉपर्ली हमें हैंडल करने की ज़रूरत होती है। माहम को गुरूर था अपनी इमारत का और वो जलील कर रही थी नौशीन को। उसकी गुर्बत की वजह से गरीब होना हमारे माशरे में वाकई जुर्म है, और फिर किसी के मुलाजिम होकर उसकी बराबरी करने की कोशिश करें तो ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, और इसे जुर्म की सज़ा दे रही थी माहम नौशीन को। ये अमल तकब्बुर में भी आता है और हसद में भी, और दोनों बहुत बड़ी बुराइयां हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। नौशीन के दिल पर क्या गुजर रही थी ये वही जानती थी, क्योंकि अभी तक ना तो उसका कोई दोस्त बना था, ना कोई आसार नजर आ रहे थे। अब नौशीन की जिंदगी कॉलेज में अजाब बनने वाली थी, या माहम अपना रवैया बदल लेगी? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इक़्तिदार, कुर्सी और पैसा, इनका नशा इंसान को ऐसा बना देता है कि वो अपने से नीचे वालों के लिए अज़ाब बन जाता है। नौशी पर अब क्या क्या जुल्म होने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। माँ बेटा, खैरियत है? तुमने कॉलेज से घर आकर खाना नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने कॉलेज में बदतमीजी की है। इतनी किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझसे बात भी करे। अच्छा मिस डॉन, फिर मसला क्या है? मैं समझती थी कि जिस कॉलेज में मैं जाऊंगी वहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, कोई स्टैंडर्ड होगा उस कॉलेज का। हुआ क्या है? सच बताइएगा, नौशी का कॉलेज में एडमिशन किसने करवाया है? अच्छा तो ये बात है। ये मामूली बात नहीं है मामा, ये मेरी इंसल्ट है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जाती हूँ वहाँ पे मेरे घर की कामल की बेटी भी आती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन किसी को कहीं पढ़ने से रोका तो नहीं जा सकता ना। मुझे पूरा शक है
कि जब पापा मेरे एडमिशन के लिए गए थे ना, तब वो नौशी का भी एडमिशन करवाया है वहाँ पर। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें इशू क्या है? मैं तो सोच रही हूँ कॉलेज ही छोड़ दूँ और किसी और कॉलेज में चले जाऊँ। बेटा, पहले तुमने खुद जिद करके बाबा से इस कॉलेज में एडमिशन लेने को कहा, अब चेंज करने को कह रही है। मैं क्या कहूँगी तुम्हारे बाबा से? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें बाद में खुद ही एहसास होगा कि तुमने ये गलत किया है। इसी वजह से मैं अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो लोग मुझ पे हंस रहे थे। बेटा, लोगों की बातों में नहीं आते, उनसे कहना कि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। फैमिली मेंबर की तरह है, पर फैमिली मेंबर है तो नहीं ना। बुलिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, बुलिंग बुरी चीज़ नहीं है। ये तब शुरू हुई थी जब उन्होंने एक प्लान किया था कि जब ये लोग क्लासेस से पढ़ के ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ भी इनको कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी। तो बुलिंग इसलिए शुरू हुई थी ताकि उनकी कुछ कॉलेज लाइफ में कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने दोस्तों पे, अपने टीचर्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आपकी लाइफ जो है ना वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। कोशिश करें जो बुलिंग का शिकार हैं वो ज़्यादा तवज्जो ना दें जो उनके साथ हुआ है, और अपनी लाइफ को स्ट्रेट गुजारें और कंफर्टेबल रहें ज़िंदगी में। सोशल मीडिया का ज़माना है, किताबों में कुछ नहीं रखा। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किताबों की एक अपनी अहमियत होती है। जो लोग किताबें पढ़ने के शौक़ को खो देते हैं वो इल्म से भी महरूम हो जाते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो। बस कभी कभी हो जाता है। हाँ जी, लड़कियों के साथ रह के ना ज़रा मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया है। माम, तुम्हारे काम वाले नहीं आई? Think about devil and devil is there. नौशी, इधर आओ। जी माँ बीबी। तुम इधर क्या कर रही हो? वो एक किताब चाहिए थी क्लास फेलो से, उसी का वेट कर रही हूँ। वेट? बड़े इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने आ गए तुम्हें, और किताबें दूसरों की लेने की आदत गई नहीं अभी तक। शुक्र करो, मांग लेती है, चोरी नहीं कर लेती थी। आप माँ बीबी की दोस्त हैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगी। मेरी वालदा की तरबियत ऐसी नहीं है कि किसी का दिल दुखाकर खुश हुआ जाए। आगे से ज़बान लगानी आ गई है तुम्हें। घर चल, तू ज़रा तेरी अम्मी को बताती हूँ। मेरे उतरे हुए कपड़े पहनना और मेरी दोस्तों से बदतमीजी करना। माँ बीबी, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। मेरी दोस्तों से तो कहा है ना, मुझे कहा है मेरी दोस्त को एक ही बात है। बस कर दो माहम, एक लड़की के लिए इतना काफ़ी होता है यार। क्या हो गया? तुम मेरे साथ हो के नहीं? हाँ मगर तो बस ठीक है, हो ना। हाँ भाई, ये पीरियड तो खाली है, बताएं अब क्या किया जाए, क्या प्लान है? कुछ नहीं, यहीं बैठते हैं। अच्छा फिर आप लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है, जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा? पढ़ाई के बाद क्या करोगे? अभी तक सोचा तो कुछ नहीं है, लेकिन पहली सोच ये है कि अपना बिजनेस ज्वाइन करूँगा। लेकिन यार उससे पहले मेरा माइंड है कि जॉब करूँ, थोड़ा ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये इरफान, एक बात तो बताओ, तुमने कभी किससे मोहब्बत की है? अभी तक समझ नहीं पा रहा ये मोहब्बत है या पसंद। किसको पसंद करते हो, निदा को या नवीन को? सच बोलूं, हाँ। मेरी नज़र में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका इखलाक और उनकी गुफ्तगू इंसान को मजबूर करती है उनसे मोहब्बत करने के लिए। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी से मोहब्बत है। और पसंद? पसंद तो मुझे निदा भी है, नवीन भी है, तुम भी हो, इसीलिए तो हर वक्त मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी जिस दिन से कॉलेज आई थी, उस दिन से। और मैं नहीं चाहती कि इससे पहले कि कोई और तुम्हें कह दे, मैं पहले तुम्हें बताना चाहती थी इस बारे में। अच्छा जनाब, मुझे तो पता भी नहीं चला और तुम मुझे पसंद करती हो। वैसे पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का अभी कुछ पता नहीं है।
फिर ये है कि चलो बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। आओ इसी खुशी में मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। चलें? चलो ठीक। इरफान के नौशीन के हक में बोले जाने वाले अल्फाज क्या नौशीन के लिए उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा शो करवा रहे हैं? इरफान की हमदर्दी का माहम क्या अब नोटिस लेगी? क्या इरफान आइंदा नौशीन के लिए कुछ कर पाएगा या माहम की दी गई कस्में और किए गए वादे उसको खामोश कर देंगे और नौशीन फिर उनके लफ्ज़ों के तीरों से छलनी होती रहेगी? खंजर का तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कहते हैं ज़ुबान के घाव कभी नहीं भरते, और माहम नौशीन पर बार बार अपनी ज़ुबान से वार कर रही थी। क्या नौशीन किसी तरह इस अजाब से निकल पाएगी? क्या माहम कभी उसको माफ़ करेगी? क्या चारों में से किसी को भी नौशीन की हालत पर तरस नहीं आ रहा था? इंसान जो भी कर रहा होता है वो एक बात हमेशा भूल जाता है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, जब पड़ती है तो इंसाफ दिखा देती है। गरीब नौशीन की खामोशी चारों में से किसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। कैसी है मेरी बच्ची? पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? ठीक हूँ अम्मी, पढ़ाई भी ठीक है। अम्मी आपको एक बात बतानी थी। क्या बात है बेटा? गरीब पैदा होना क्या जुर्म है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? ये माहम बीबी जो है, इन्हें क्या मिलता है हमें गरीब जताकर, खुद को अमीर बताकर? बेटा इसकी बातों पे तू तवज्जो ना दिया कर। तू ये देख कि उसके माँ बाप तेरे साथ कितना प्यार करते हैं और पूरा तेरा खर्चा उठाते हैं वो। बस इनकी वजह से ही माहम बीबी को जवाब नहीं दे पाती। वैसे क्या कह रही थी वो? कहना क्या है अम्मी, बस अंदर के छोटेपन का सबूत देती है अपने कुछ घटिया दोस्तों के साथ मिलकर। हो बेटा, बातें करने वाले करते ही रहते हैं। बेटा इसकी बातों का बुरा ना मनाया करते। बातें करने वाले जो होते हैं ना, एक दिन खुद ही अपने मुंह की खा के मर जाते हैं। तो तवज्जो ना दिया कर इनकी बातों पे बस। बुलिंग या सोशली अंडरमाइन करना किसी को लोगों के सामने, उसके काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक सोशल एंजाइटी होती है, जिसमें बच्चे या बड़े फिर लोगों के सामने जाने से या सोशल ग्रुप्स में मिंगल होने से घबराते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो लो कॉन्फिडेंस होता है। तो उनको ये फील होता है कि अगर हम दूसरों के सामने जाएंगे, मे बी हम उनके साथ बैठने के काबिल नहीं है, मे बी हम उनके सामने कोई बात करें तो वो हमारा मजाक उड़ाएं। होता भी ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो लोग सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं, लोग बेटर परफॉर्म करना कम कर देते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो डिटेरियोरेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो डिटेरियोरेट करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एंड एज अ रिज़ल्ट वो एक डिप्रेशन के स्पायरल में चलते जाते हैं और अपने बारे में उनके नेगेटिव सेल्फ स्कीमास बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। माहम ने आखिरकार इरफान से खुद ही अपनी शादी की बात कर ली थी और इरफान भी उसके लिए तैयार हो गया था। दोनों का कल्चर लेवल भी एक ही था, एक दूसरे के दोस्त भी थे, लेकिन नौशी के लिए पैदा होने वाली हमदर्दी से कहीं माहम डर तो नहीं गई थी, जो शादी के लिए इतनी जल्दी फैसला कर लिया था। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी में और अकेले में बुलाया? इरफान, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हो चुकी हूँ। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी जिसके लिए तुमने मुझे दूसरे दोस्तों से अलग बुलाया? वो क्या सोचेंगे? यार मुझे इस वक्त किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। देखो माँ, अगर तो तुम्हें इस बात पे एतराज़ है ना कि मैंने उस दिन नौशीन की साइड ली थी, तो मैं अभी भी अपनी उसी बात पे कायम हूँ। ओहो यार तुम लोग क्यों उसके साथ ज्यादती करते हो? एक लड़की के लिए इतना काफी होता है। ओहो छोड़ो भी उस बात को यार। अच्छा नहीं करती मैं आइंदा उसके साथ ऐसे, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? क्या तुम मेरे से शादी के लिए तैयार हो? शादी? लेकिन शादी
शादी हमारे वालिदैन आपस में बात करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं? क्या तुम लड़के हो कि अपने घर वालों को भी नहीं मना सकते हो शादी के लिए? नहीं माहम, ऐसी बात नहीं है। मैं मना सकता हूँ उन्हें, लेकिन तुम्हारे वालिदैन को कौन मनाएगा? उन्हें छोड़ो, उन्हें मैं मना लूंगी, वो मेरी हर बात मानते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमारी स्टडी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वालिदैन इतनी जल्दी मान जाएंगे। ओहो, मैंने कहा है ना वो मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम बात करके देख लो। ठीक है, लेकिन आइंदा तुम लोग नौशीन को तंग नहीं करो। अच्छा ठीक है यार। उनकी कहानी आगे किस तरफ जाने वाली है? क्या माहम के वालिदैन उस बात के लिए राजी हो जाएंगे? क्या इरफान को उसके वालिदैन माहम से शादी करने की इजाज़त दे देंगे? आइए कहानी के अगले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं। मेरा फोन कहाँ गया? एक मिनट नौशी, तुम किधर जा रही हो? दीदी जी मैं ग्राउंड में जा रही हूँ। लड़कियों तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे लिए लंच का अरेंज करवा के आया। पहले इस चोर का हिसाब तो कर ले, फिर चले जाते हैं लंच करने भी। माहम, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस लड़की का पीछा छोड़ दो। क्या निकालना है तुमने इसमें से? क्या चाहती हो? मैं तो इसका पीछा छोड़ने वाली थी, इसी ने इतना मेरा महंगा फोन चुरा लिया है। मैं क्या करूँ अब? बैग चेक करो इसका। किसको देख रहा है मेरा फोन? माहम 1 मिनट सब्र कर लो, मैं चेक करता हूँ। आप देखो किसको देख रहा है मेरा फोन, ताकि यहाँ से जाकर वापसी पे लेके जा सके मेरा फोन उससे ले। गरीबी इतना बड़ा जुर्म नहीं है माहम बीबी कि बाकिरदार और शरीफ इंसान को चोर बना दे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा फोन तुम ही ने चुराया, तो मुझे इधर उधर की शराफत की कहानियां सुना के ना बहकाने की कोशिश मत करो। बेल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। मोबाइल इस कमरे में है ही नहीं। देकर आई होगी ना किसी को, ताकि वापसी पे उससे लेकर जा सके। मुझे पता है पक्की यही चोर है मेरे फोन की। यहाँ कब फोन लाइब्रेरी में रह गया था। मैं आज ही अम्मी से कहती हूँ मुझे नहीं पढ़ना है भीख में दी गई किताबों और फीस से। ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी की इज्जत करना और किसी की तजलील करना ना सिखा सके। माहम, ये क्या किया तुमने? मोबाइल तुम अपना खुद लाइब्रेरी में छोड़ के आई हो और इससे ढूंढ रही हो। दरअसल वो क्लास में कोई चोर नहीं लगता ना। कमाल है यार। वैसे क्या सजा मिलनी चाहिए अब तुम्हें? इंतहा ही हो गई थी। अब तो नौशीन पर चोरी जैसा बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया गया था। क्या वो अब बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अब वो अपनी माँ से शिकायत नहीं करेगी, या सीधा जाकर माहम के बाप से बात नहीं करेगी, या फिर चुपचाप कॉलेज छोड़ जाएगी और गुर्बत की अताह गहराइयों में खुद को गिराकर खुदकुशी कर लेगी? क्योंकि गुर्बत का ताना देना शायद वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन चोरी जैसा इल्ज़ाम तो किसी भी इंसान के लिए डूब मरने का मकाम होता है। उधर अगर माहम, नवीन और निदा पर नज़र डाली जाए तो वो ज़रा भी इतने बड़े वाक़े के बावजूद नहीं बदली थी, लेकिन इरफान पर इस बात का असर हो गया था। वो दिल से शर्मिंदा नज़र आ रहा था और उसने पहली बार नौशीन से जाकर बाकायदा मौज़रत की अपने दोस्तों के रवैये पर और उनके साथ देने के लिए अपने सलूक पर। नौशीन अब क्या इरफान को और माहम के दोस्तों को दिल से माफ़ कर पाएगी, या अभी भी दिल में खलिश बाकी है? क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? देखें, मुझे पता है आप कल वाली बात की वजह से बहुत नाराज़ हैं,
लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं माहम को क्या मसला है, उसे गरीबों से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे मगरूर और गरीबों को तंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैंने माफ़ कर दिया है। लेकिन जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, इतनी जल्दी इसकी माफ़ी नहीं बनती। कभी कभी माफ़ करने में सदियां लग जाती हैं और कभी कभी एक पल में माफ़ कर दिया जाता है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और सब्र है। वक्त हमारे साथ नहीं, आप भी कोशिश ना करें, अपने दोस्तों के साथ रहें और उन्हीं को वक्त दें। आपकी माँ बहुत अच्छी हैं, इसी वजह से आप बहुत अच्छी हैं। फ़र्क बस तरबियत का होता है। मुश्किलें इस कदर पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तुम अपनी ट्यून ठीक करो और इस मामले को यहीं पे ख़त्म करो। अब ये ओछे हथकंडों पे उतर आई है, मेरी हर चीज़ इस्तेमाल करेगी, यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड भी। कौन सा बॉयफ्रेंड तुम्हारा? क्या राब्ता है मेरा और तुम्हारा? क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? एक गरीब लड़की की जिंदगी अजाब बना रखी है तुमने। इस लड़की के पीछे तुम मुझसे इस टोन में बात कर रहे हो। बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। गुड बाय। जाओ जाओ, गुड बाय। ये आपने क्या किया? अपनी दोस्त को नाराज़ कर लिया। जिस लड़की को इंसानियत की कदर ही नहीं है, उससे दोस्ती का क्या फ़ायदा? कहानी ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया था। इरफान, जिसने माहम से शादी के वादे किए थे, अब नौशीन से शादी की बात कर रहा था। अब नौशीन और इरफान के रास्ते में रुकावट थी तो सिर्फ माहम कि अब उसका क्या करना था। क्या इरफान ने माहम को धोखा दिया था या नौशीन के साथ उसके रवैये की सज़ा दी थी? आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको बाहर देख रहा हूँ। खैरियत तो है ना? हाँ जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? वो नौशीन, मैं कुछ दिनों से आपके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो ऐसे ही। आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आपके अपने दोस्त अहबाब भी हैं, फिर भी आप मेरे बारे में क्यों सोचे जाते हैं? मैं सोचता हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी आदतें हैं आपकी, कितनी अच्छी गुफ्तगू है, अदब है, सलीका है। तो ये कि मैंने हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में ऐसा सोचा है कि ये सारी खूबियाँ उसमें मौजूद हों। आप अभी से अपनी शादी के बारे में सोचने लग गए हैं? आपको तो नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए अभी और इस तरह के फजूल ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए? हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप होश में तो हैं इरफान साहिब? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ। आपको कोई एतराज़ है? हाँ, एतराज़ है। शायद आप नहीं जानते कि मैं एक सफाई करने वाली की बेटी हूँ, यानी गरीब घर की। आप भूल तो नहीं गए? नहीं, मैं नहीं भूला। हाँ, भटका हुआ था, लेकिन अब रास्ते पे आ गया हूँ। दूसरा ये कि मैं गरीब हूँ लेकिन अपनी माँ की इज्जत हूँ। मेरी शादी का फैसला मेरी माँ करेगी, कहाँ करनी है, कब करनी है और किससे करनी है। और मेरी माँ से बात करने के लिए आपके वालिदैन ही जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, ताकि पता चल सके कि रजामंदी दोनों की तरफ से है। यानी आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजूँ? अगर मेरी माँ को ना हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। फैसला तो उनका ही चलना है ना। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज ही अपने घर बात करता हूँ। और एक और बात, हमारा अपना कोई घर नहीं है, हम माहम के घर सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। वो कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र हो जाए। बुलिंग का
असर हमेशा नेगेटिव होता है, सोशल अंडरमाइनिंग का असर इंसान पे नेगेटिव होता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके अंदर नेगेटिव सेल्फ स्कीमास डेवलप हो जाते हैं, वो अपने बारे में ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करके बेहतर कर सकते हैं। इवन दो कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, लेकिन विद टाइम अपने नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उनको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। इसमें वो क्या करें कि वो अपने पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को सोचें, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें, जो जो लाइफ में उन्होंने चीज़ जो है वो अचीव की है, अपने टैलेंट्स के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में सोचें, क्योंकि उनको अपने अंदर जो है वो रीअश्योरेंस करने की दोबारा ज़रूरत है, अपने आप पर खुद बिलीव करने की दोबारा ज़रूरत है। तो जब वो ये करेंगे कि अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचेंगे कि हमने ज़िंदगी में इतना इतना अचीव किया, हमने ज़िंदगी में इस चीज़ पे हम इस लेवल पे पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि हम कम्प्लीटली वर्थलेस या यूज़लेस नहीं हैं। नाज़रीन, नौशीन एक गरीब लड़की थी, लेकिन वो खुददार थी और किसी भी अमीर के दिखाए हसीन ख्वाबों की बजाय अल्लाह और अपनी माँ के फैसले पर यकीन रखने वाली लड़की थी। अब इरफान उसके घर रिश्ता लेकर जाता है तो वो सच कह रहा है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसको धोखा दे रहा है। आइए हकीकत में कहानी के अगले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। वैसे तानिया बेगम, बड़ी खुशी हुई आप हमारे। अरे नौशीन बेटा, चाय लेकर आई हो, आओ बैठो बैठो। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं यहाँ नहीं बैठते, तुम्हारी जगह सोफे पर है, बैठो बैठो बैठो। ये हुई ना बात। नौशीन बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि माहम की वजह से आपको कॉलेज में तकलीफ उठाना पड़ी। मैं अरे नहीं, स्टॉप इट, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। जब जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। माहम ने जो कुछ किया वो इसके शायन शान नहीं था। इसने अना परस्ती में खुद को गुम कर दिया और अपना मुकाम खो दिया। मैं दाद देता हूं रुखसाना बेगम की और नौशीन बेटा आपकी कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद आपने जिक्र तक नहीं किया। मैं सबसे शर्मिंदा भी हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से मेरे माँ पापा को बहुत तकलीफ हुई है। आज के बाद किसी को मेरी वजह से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ये हुई ना बात। आप हमारे मालिक हैं, ना हमें पहले आपसे कोई शिकायत थी और ना अब है और ना ही कभी होगी। हाँ, ये हुई ना बात। तो इस खुशी में आपकी, मेरा मतलब है कि एक फेवर है, तानिया बेगम आपके पास बैठी हुई हैं, ये भला क्यों आई हुई हैं? जी मैं लड़के की माँ हूँ। चलें, अगर आप नहीं जान सकती तो मैं बता देता हूँ। तानिया बेगम नौशीन के लिए इरफान का रिश्ता लाई हैं। रुखसाना बेगम, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जैसे आप बेहतर समझते हैं वैसा करें, क्योंकि आपने ही इस बच्ची को पाला है, इसकी परवरिश की है और इसको पढ़ाया लिखाया है। ये सेहरा आप ही के सर पे बरता है। देखा ना बेगम, ये होती है सादतमंदी। इसी खुशी में चाय मैं सर्व करूं। और माम भाई, मैं भी सर्व करूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। अमूमी तौर पे ये देखा गया है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स का अक्स होते हैं। जब बच्चों की तरबियत ठीक तरह से नहीं हो पाती तो फिर वो अपनी जेलसी और अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, क्लास में अमूमन ऐसी हरकतें जो स्टूडेंट्स करते हैं वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए करते हैं और वो ये दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं। ये एक कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है। अगर पेरेंट्स को ऐसे बच्चों का अंदाज़ा हो जाए कि अभी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उनको अच्छी महफ़िलों में लेके जाना शुरू करें, उनको बेहतर किताबें पढ़ाएं, उनको लाइब्रेरीज़ का विज़िट करवाएं, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने साथ लेके जाएं, कम अज़ कम उनको मोबाइल उनके हाथ में पकड़ाएं, मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करवाएं, ताकि उनको एक्सपोजर हो। जैसे उनको एक्सपोजर होगा, उनको नई डायमेंशंस ऑफ लाइफ नज़र आएगी, इस तरह उसमें बेहतरी आ सकती है।
नाज़रीन, हसद, जलन, गुरूर, तकब्बर, नफ़रत, कीना, तासुब और लालच ये ऐसे एहसास हैं कि अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाएं तो वो दूसरे इंसान का दुश्मन हो जाता है। हर कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। दुआ करें बुराई अगर पैदा हो भी जाए तो उसका अंजाम अच्छाई की शक्ल में हो जाए। दुनिया में कभी किसी की कोई जान न ले, चोर ना बने, डाकू ना बने, भाई भाई को ना मारे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।